नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। नक्सलवाद को लेकर के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। मामला बीजापुर में एक नेता की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर के विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति भोपालपट्टनम का ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री है। विपक्ष सवाल भी कर रहा है कि नक्सलियों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है या नक्सलियों को पार्टी ने पद दे दिए हैं। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों में भाजपा के नेता पदाधिकारी भी नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो नक्सलवाद को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आपको इससे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और हम सब लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस का संबंध नक्सलियों से किस तरह का है और नक्सलियों के संबंध रहने के कारण वहां के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल के लोगों को एवं साथ साथ जो विभागीय जो अधिकारी हैं उन तक को भी नक्सलियों के नाम से अब सरकार के नाम से दबाव बनाया जाता है। ये सब साबित करता है कि इस सरकार में और नक्सलियों में कहीं न कहीं कोई साठगांठ है। इस कारण कोई कार्रवाई होता नहीं है और विधायक जैसे लोग और कांग्रेस के सक्रिय लोग जो 15 वर्ष से कांग्रेस सेवा दे रहे, काम कर रहे हैं, अब पदाधिकारी हैं, नस्लियों से साठगांठ करके वहां पर एक मानसिक रूप से और जिस तरह से लोग दहशत में रहते हैं उस दहशत में अपना काम करके अपना प्रभुत्व जमाने का काम कांग्रेस के लोग वहां पे कर रहे हैं। देखिए, अन्वेषण का विषय है कि जिस व्यक्ति के बारे में कांग्रेस के ब्लॉक का महामंत्री होने का दावा किया जा रहा है वो है या नहीं है, इसका पार्टी पता लगवा रही है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा होने के कारण यदि वह उसने अपराध किया है तो न उसका अपराध कम हो जाता, न अपराध की गंभीरता। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी इस प्रकार के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बड़े बड़े पदाधिकारी, सांसद का प्रतिनिधि, सांसद का करीबी, विधायक का प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्य नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल होते थे। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कृत्यों का हमेशा निंदा करती है। तो नक्सलवाद को लेकर के एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में इस बार। चलिए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के एस चौहान साहब जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश त्रिवेदी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, नक्सलियों से संबंधों के आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आरोप है पूरी तरह झूठ और निराधार है। कुछ पॉइंट दूंगा तो चीजें बहुत बेहतर स्पष्ट होंगी। सबसे पहले चौधरी जी, जो ये दिव्यांशु जी के सत्यम जिसका ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात का खंडन कर रहा हूं कि वर्तमान में के सत्यम जी जो है वो कांग्रेस के किसी प्रकार से किसी पद में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये इनके द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है दिव्यांशु जी कि वो नक्सलियों के सप्लाई या साठगांठ के संबंध में गिरफ्तार किए गए। ये पूरी तरह गलत है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? के सत्यम को 3 से 4 दिन पूर्व नक्सलियों के द्वारा कनपट्टी पे बंदूक रख के उनका अपहरण किया गया है। इसके संबंध में उनके परिजनों ने भोपालपट्टनम थाने में लिखित आवेदन और FIR भी दर्ज कराई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, पहली बात ये पूरी तरह गलत है। दूसरा, आज उनका नक्सली द्वारा अपहरण किया गया है, न कि नक्सली की साठगांठ में गिरफ्तारी। तो दोनों जो इनके मूल आधार है दिव्यांशु जी, वो पूरी तरह गलत है। और सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि वहां नक्सली जो है वहां पे 15 से 20 किलोमीटर, वो जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम है नल्लमपल्ली। उस नल्लमपल्ली से 15-20 किलोमीटर में किसी के पास भी कोई 4 व्हीलर नहीं है। इसलिए नक्सलियों द्वारा एक नक्सली के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश ले जाने के मजबूरी वश उनको बंदूक देकर अपहरित करके उनके जबरदस्ती आंध्र प्रदेश लिया गया और उनको अब जाके उनको नक्सलियों को गिरफ्तार करके उनको पकड़ा गया है। तो ये जो भ्रम और झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। देखिए, कुछ चीजें और कह दूं कि कहीं ना कहीं जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों तक नक्सलियों को साठगांठ करती रही, राजनीतिक संरक्षण देती रही। तो अब स्थितियां बदल चुकी है। वर्तमान में कानून और संविधान का राज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति निकल नहीं पाई है। देखिए, कुछ उदाहरण दूंगा तो चीजें और बेहतर स्पष्ट होगी दिव्यांशु जी। जगत पुजारा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, पूर्व विधायक के पुत्र थे, लगातार 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हुए पकड़ाते हैं। दूसरा उदाहरण दे दूं, बाडू प्रतापपुर के ठेकेदार धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों से साठगांठ और सामान सप्लाई में पकड़ाते हैं,
उनकी गिरफ्तारी कहां से होती है? रायपुर के एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सांसद की गाड़ी से। दूसरा, तीसरा जो कर दूं कि नक्सलियों को, लता उसेंडी और रामविचार नेताम, ये नक्सलियों को जो है चंदा देते हुए इनकी रसीद में पूरे सोशल मीडिया में, सारे मीडिया चैनल पे प्रति रही। और सबसे प्रमुख चीज, शुभांशु चौधरी, देवांशु जी, शुभांशु चौधरी एक बहुत अच्छे लेखक है, उनकी किताब है उसका नाम वासु नहीं, उसके पेज नंबर 110 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लगातार नक्सली जो है विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी के घर पे जाकर खाना खाते रहे और उनसे काफी नजदीकी रिश्ते रहे। और ये काफी पहले वर्षों में किताबें लिखी गई, परंतु आज तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका कोई खंडन नहीं किया गया। उसके बाद द प्रिंट में आज जो है प्रिंट में एक आर्टिकल आया था 16 जून 2020, उसमें स्पष्ट रूप से पोडियम निंगा व अन्य जो नक्सली कमांडर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सांठगांठ की बात स्वीकार की। ये इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि लगातार ये 15 सालों तक नक्सलियों को राजनीतिक संरक्षण देते रहे, उनको सामान सप्लाई करते रहे, उनके सांठगांठ करते रहे, और जब इनका पकड़ाता है तो कहीं ना कहीं ये झूठ और भ्रम फैलाने का जो प्रयास करते हैं वो आपत्तिजनक है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब केपीएस गिल, जो नक्सली मामले में सबसे विशेष माने जाते रहे, आज उनको जब छत्तीसगढ़ में नियुक्ति दी जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें स्पष्ट रूप से कहते हैं वेतन लो और मौज करो। आदिवासी की जो नक्सल समस्या है उससे जूझने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इस बात से दिखता है। ठीक है, तो गंगवानी जी का कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। चौहान साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा गंगवानी जी की बात पर, क्या कहेंगे? जी, दिव्यांशु जी, दूध का दूध और पानी का पानी है, और भ्रम तो इनकी बोलने की नियति है कि आप भ्रम फैला रहे हैं ये, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो वहां पर तेलंगाना में ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं लग रही थी कि आप कनपट्टी में पिस्तौल लग के आप लेके गए हैं और अपहरण कराया गया है। ये तो उल्टा चोर को तवाल को डांटे, ये वाली हरकत है। और सबसे मेन बात ये है कि एक मिनट छोटा सा गंगवानी जी एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक कार्यकर्ता है, लेकिन वो किसके इशारों पे जा रहा है ये देखने की बात है। ये इशारों पे किसके जा रहा है? ये तो एक कार्यकर्ता है बेचारा, उनको बोले कि लेके जाओ आप, और ये इस गतिविधि में एकदम शामिल रहते हैं। ये पकड़ा गया, अगर छत्तीसगढ़ में होता तो ये पकड़ाता भी नहीं, सामने भी नहीं आता कि ये जो 4 नक्सली पकड़े गए हैं वो अगर छत्तीसगढ़ में रहते तो पकड़ाते भी नहीं। अगर आप कनपट्टी में पिस्तौल रख के नक्सली लेके जा रहे हैं उनको तेलंगाना, तो आपकी छत्तीसगढ़ की पुलिस कहां क्या कर रही थी और वहां पर जाके कैसे पकड़ा गई? ये मतलब ये अजीबोगरीब बात गंगवानी जी जो बोल रहे हैं, अजीबोगरीब बात है। हमारे को तो अभी तक सुनाई नहीं दिया। और जो ये परिस्थितियां हैं, जो अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें ना पुलिस ने खुलासा किया है ना कुछ बोल रहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। रही दूसरी बात, आप 15 किलोमीटर की, नक्सलियों की 15 किलोमीटर की रैली निकलती है और प्रशासन और शासन मौन है। इसका मतलब क्या है? 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 140 करोड़ रुपए 2020-21 में लोन वर्राटू अभियान के तहत। चौहान साहब, वो वाला पैसा कहाँ गया? एक मिनट, मैं आता हूँ गंगवानी जी, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। एक मिनट चौहान साहब, एक बात बताइए, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, 140 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल, छोटा सा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है? आप ऐसा कहना चाहते हैं चौहान साहब? बिल्कुल। अगर अरे पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है क्योंकि शासन के हिसाब से प्रशासन चलता है। गंगवानी जी एक मिनट, गंगवानी जी रुक जाइए, गंगवानी जी एक मिनट, बात पूरी करने दीजिए। जो शासन बोलेगा, शासन जो बोलेगा, गंगवानी जी चुप रहिए, मेरे को बात रखने दीजिए जी। मैंने आपकी बात को नहीं टोका है। कृपया लोगों को वास्तविकता से रूबरू होने दीजिए। एक करके अपनी बात रखिए, चलिए रूबरू होने दीजिए। चौहान साहब पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप खुद बताइए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ी पुलिस की बात नहीं है, एक गांव कस्बे की भी पुलिस को सब पता रहता है, चप्पे चप्पे पे उनके मुखबिर रहते हैं, सब लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी वो वहां से तेलंगाना जाते हैं।
तेलंगाना की पुलिस पकड़ती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं पकड़ती है। जहां से अपहरण हुआ है, ये इनके बोलने के अनुसार, जो कि मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। अरे हद होती है, मतलब झूठ की भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप एक जिम्मेदार ठीक है, ठीक है, नागरिक होने के लिए- ठीक है चौहान साहब, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। चैनल में चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट, मैं जवाब लेता हूं गंगवानी जी से। गंगवानी जी से ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं गंगवानी जी से, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल गंगेश जी से कर लेता हूं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, जिस तरीके से नक्सली समस्या को लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? गंगेश जी। देखिए, ये तो चुनाव नजदीक है और चुनावी रस्साकसी लगातार जारी है। उसी के तहत ये मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। गंगवानी जी ने भी कई सारे उदाहरण दिए और इन्होंने भी उसका काउंटर किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बस्तर के क्षेत्र में हर मतलब जो वहां का लोकल, मैंने जो उस एरिया में देखा है, नक्सलियों का जो है 3 सेगमेंट में बटा रहता है। नक्सलिज्म जो है, एक होता है थिंक टैंकर जो शहरों में छुपे रहते हैं, वो ब्रेन होते हैं उनके। दूसरे होते हैं फ्रंट आर्मी जो लड़ाई करते हैं, लोगों को गोली मारते हैं। और तीसरे होते हैं संगम सदस्य। संगम सदस्य गांव-गांव में रहते हैं, और वो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। किसी को पता नहीं रहता है कि वो कौन सी पार्टी में कहां तक घुसे हुए हैं। तो ये कह पाना बहुत ही कठिन है कि फला व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और फला व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ था। और वहां पर नक्सली अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करके रखे हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। तो दहशत तो है, बंदूक के सामने हर कोई डरता है। यहां पर तो सरकार को चाहिए तो उनको ऐसा संरक्षण दे, नहीं तो उनकी मजबूरी है वहां पे उनके साथ रहना। जी गंगेश जी, लोन वर्राटू अभियान पर क्या कहेंगे आप? जो लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? जी देखिए, एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्र जो है, जितने भी मतलब वामपंथी अफेक्टेड एरिया है, उन जगहों पे इरिडिकेशन होना ही चाहिए। खासतौर पर देखिए, आंध्र प्रदेश में तो निश्चित तौर पे वहां पर जो ग्रे आउट की लंबे समय से काम की और उन्होंने पूरा खदेड़ दिया। वही नक्सली तेजी से पिछले सरकार में यहाँ घुसे छत्तीसगढ़ में। बीच में कोरोना काल जो 2 साल का आया, उस बीच में नक्सली भी काफी प्रभावित थे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नक्सली घटनाएं कम होने का एक बड़ा कारण कोरोना काल भी है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनको भी पूरा सिस्टम ठप था, तो उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। नहीं तो सबको पता है कि बस्तर में रेवेन्यू हर, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इवन में तो ये भी कहने में आता है कि गवर्नमेंट के लोग भी वहां पर उनको पैसे पहुंचाते हैं। मतलब एम्प्लॉय है, पुलिस उनके साइड, मतलब पुलिस डरती है वहां पे रहने से, उनके साथ थाने वाले लोग डरते हैं। तो वहां उनका एक पैरेलल सिस्टम है, तो उसको तो निश्चित तौर पर जरूरी है और इरिडिकेशन होना चाहिए वहां नक्सलियों का। चलिए, ऐसा मानना है मेरा। ठीक है। चलिए, मैं गंगवानी जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। गंगवानी जी, आपने चौहान साहब की भी बात सुनी, आपने गंगेश जी की भी बात सुनी। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तक का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं इससे, जो नक्सलियों का पूरा जो देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल का कार्यकाल था, तो लगातार जो उनकी साठगांठ रही थी, जो पैसा पहुंचाने का काम इनके नेता को द्वारा किया जाता रहा, ये शायद उसके उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं आपको। 16 जून 2020 द प्रिंट, द आशुतोष भारद्वाज, बहुत वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट में पूरा स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो नक्सली पोडियम लिंगा और अन्य नक्सली नेताओं से जब इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पैसों के लेन देन और साठगांठ की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की थी। और एक इससे बड़ा उदाहरण और दे दूं कि देखिए, झीरम घटना, आज कहीं ना कहीं हम ऐसी घटना है 25 मई 2013 की, जिसमें हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज भी उनके परिवार और जो परिजन है, चाहे हमारे नेताओं की बात करूं या सुरक्षा कर्मी, आज उनके 9 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का प्रयास करती है, परंतु ये स्पष्ट है। देखिए, कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। 25 मई 2013 को घटना होती है। रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि सीबीआई की जांच करेंगे, लेकिन उनके द्वारा केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा गया कि सीबीआई की जांच की जाए। आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जांच को बाधित करते रहे, इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे जो गठित करते कमेटी जांच के लिए, आज धर्मलाल कौशिक जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, वो हाई कोर्ट में जाके इस जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। आखिर किसको बचाने के लिए? दूसरा प्रश्न। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मार्च 2014 जब ये झीरम की घटना की जांच चल रही थी, तब एनआईए द्वारा जो मेन 2 थे, रमन्ना और गणपति और रमन्ना, ये गणपति और रमन्ना जो 2 नक्सली कमांडर थे, जो पूरी घटना के मास्टरमाइंड माने जाते रहे, उनका नाम लिया गया, उनका वो भगोड़ा घोषित किया गया,
उनकी संपत्ति सील की गई। लेकिन देखिए चीजें कहां बदली दिव्यांशु जी। मई 2014 में जब सरकार बदली, यूपीए की जगह केंद्र की मोदी सरकार आती है, तो चार्जशीट दाखिल की गई सितंबर 2014 में। तब गणपति और रमन्ना दोनों का नाम हटा दिया जाता है। आज जो घटना के मास्टरमाइंड थे, किसके इशारे पर दोनों का नाम हटा दिया गया, इस बात का जवाब यहाँ बैठे प्रवक्ता को देना चाहिए। और लगातार पहले सीबीआई को जांच नहीं दी गई। 2013 से 2018 5 साल तक इनकी सरकार रही, क्या इनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई? यहां तक छोड़िए, आज वहां पे जो नेता थे, उनके चश्मे, जूते, मोबाइल, जो उनकी नजदीकी चीजें थी, वो 2 महीने के बाद भी जांच स्थल में पाई गई। और सबसे बड़ी बात, आज परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा जो चौहान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए परिवर्तन यात्रा हम जो कांग्रेस की निकाले, उसमें कुल मिला के 177 सुरक्षाकर्मी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में 1790। आखिर 10 गुना सुरक्षा कर्मियों में कमौती आज किस राजनीतिक साजिश के लिए, किस षड्यंत्र के लिए, किसके इशारे पर की गई, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को क्लियर करना चाहिए। और कई बार एनआईए कहती है कि हमारी जांच पूरी हो गई। आज जब हमारे विधायक पुत्र वहां जाके जितेंद्र मुदलियार जी वहां पे कंप्लेन दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, तो एनआईए बोलती है हमारी जांच कंप्लीट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का प्रयास करती रही कि झीरम के हत्याकांड में जो परिजनों और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसे लगातार बाधित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के पीछे किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तार जुड़े हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए चौहान जी को। चलिए ठीक है गंगवानी जी, मैं जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है हमारे प्रवक्ता से और सबसे जी कि एनआईए की जो टीम है वो बड़ी है कि एसआईटी की टीम बड़ी है, और एनआईए की जो टीम है वो केंद्र से हैंडल होती है, कंट्रोल में रहती है कि नहीं रहती है, मैं इतना पूछना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी, तो गंगवानी शांत हो जाइए, और उन्होंने करने दीजिए। जब सोनिया गांधी जी थी वहां पर, उन्होंने बोला कि एनआईए से हम करवाएंगे, ये पूरी छानबीन करवाएंगे और इसको एनआईए की एजेंसी को काम दिया जाता है। एनआईए की एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है, कोई राज्य सरकार के हिसाब से, कोई रमन सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। एसआईटी की जो टीम है वो राज्य सरकार के हिसाब से काम कर रही है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप किस आधार पे आप एनआईए की जो रिपोर्ट आ रही थी उसके खिलाफ आप एसआईटी की क्यों आप मांग कर रहे थे, किसको बचाना चाहते थे, ये आप बताइए। चौहान साहब ये तो आपने सवाल के दूसरी बात ये है एक और सवाल था अभी तक दिव्यांशु जी जवाब नहीं है। दिव्यांशु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बातों को गोल गोल घुमाते रहेंगे। एक क्वेश्चन ये कोई गोल गोल नहीं घुमाएगा, सीधा सीधा जवाब लेंगे जी। जो इनका सबसे बड़ा झूठ है, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए कि वो अपहरण करके कार्यकर्ता को, ब्लॉक के महामंत्री को। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना के गंगवानी जी 1 मिनट शांत हो जाइए। दोनों अगर आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी तक जी बोलिए चौहान साहब, बोलिए अपनी बात। तेलंगाना की पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं बोला? तेलंगाना की पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं बोला? क्या नहीं बोला चौहान साहब, क्या नहीं बोला? हाँ, अपहरण करके लेके जा रहे हैं कार्यकर्ता को, और वहां पर स्पष्ट करना चाहिए था। उनका साथी बन के गया है, वो उनको लेके गया है, इलाज कराने लेके गया है। चौहान साहब देखिए नक्सलवादियों को उन्होंने इस बहस में, इस डिबेट में इलाज के लिए लेके गया है। एक मिनट एक सवाल यहां पर जो उठ रहा है, जो अभी गंगवानी जी बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। वो ये कह रहे थे कि जब 2013 में झीरम कांड हुआ था, उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्र क्यों नहीं लिखा था केंद्र को, वो ये सवाल उठा रहे थे। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। जी ठीक है, बोलिए 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का, ठीक है। जब 2013 में ये दुर्घटना हुई जी, बहुत हृदय विदारक दुर्घटना हुई, बिल्कुल। उसके बाद सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जी,
ये सब बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, रमन सिंह जी ने बोला कि अब क्या करना है आप हमारे को बताइए। तो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने बोला कि ये जो तहकीकात है, ये जो एजेंसी है, ये हम एनआईए एजेंसी को देते हैं। उसके बाद वो उनके हिसाब से ही काम कर रहे थे, जो केंद्र सरकार बोल रही थी रमन सिंह ने विधानसभा में उसके हिसाब से काम कर रहे थे। भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एनआईए की जो टीम थी उसको हैंडल कर रहा था केंद्र सरकार, यूपीए सरकार उस समय। आप जी बोलिए बोलिए। आप उसके बाद क्या रह जाता है आप बताइए। दिव्यांशु जी 1 मिनट दीजिए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गंगवानी जी क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरे चौहान जी से सिर्फ 5 प्रश्न है। मई 2013 में घटना होती है जी। विधानसभा में रमन सिंह ने सीबीआई जांच की बात की, लेकिन केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा, पहला। दूसरा, आज विकास यात्रा में चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब आप शांत हो जाइए। गंगवानी जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। ये चौहान जी की सच सुनने दीजिए। चौहान साहब इनको शांत अगर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात पूरी कैसे कर पाएंगे। किसने अपॉइंट इनको म्यूट कर दीजिए, मेरा निवेदन है दिव्यांशु जी। एक मिनट, वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। चौहान साहब मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप शांति से उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। गंगवानी जी बोलिए। बिल्कुल। देखिए, मेरे 5 प्रश्न हैं। सबसे पहले, सीबीआई की बात कहने के बाद विधानसभा में सीबीआई को जांच रमन सिंह ने क्यों नहीं सौंपी, पहला। आज सुरक्षाकर्मी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में 10 गुना सुरक्षाकर्मियों में कटौती, किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए, सुपारी के लिए और अनैतिक षड्यंत्र के पीछे कौन था, इस बात का जवाब दे। 2, मैंने स्पष्ट कहा कि सितंबर 2014 में जो गणपति और रमन्ना प्रमुख आरोपी थे, किसके इशारे पर चार्जशीट में गणपति और रमन्ना का नाम किसको बचाने के लिए हटाया गया, तीसरा प्रश्न। ठीक है। चौथा प्रश्न, एनआई ने 2018 में क्लोजर रिपोर्ट की बात की। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि उनकी जांच पूरी कंप्लीट हो गई, और जब हम एसआईटी जांच करने का प्रयास करती है तो एनआई उसको फाइल देना नहीं चाहती। आखिर किसके इशारे पर केंद्र की मोदी सरकार किसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। चौथा प्रश्न, आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक क्यों झीरम की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं। किस भारतीय जनता पार्टी की नेता की सांठगांठ थी, किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पे। ये मेरे 5 प्रश्न है दिव्यांशु जी, ये 5 प्रश्नों के जवाब दे दे चौहान जी। चलो ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। चौहान साहब क्या कहेंगे इस पर, वो तो प्रश्नों की बौछार कर दी उन्होंने आपके ऊपर। दिव्यांशु जी जी हाँ दिव्यांशु जी, ये प्रश्न तो हमारा होना चाहिए कि आप किसको बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। जब एनआईए की एजेंसी या सीबीआई या एसआईटी जब तहकीकात करती है तो लोकल जो पुलिस होती है उसका हस्तक्षेप जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहती है। इनको अरे आप पहले आंसर पूछ लीजिए, आंसर सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आंसर सुन लीजिए ना, आपने क्वेश्चन किया है ना, आप आंसर सुन लीजिए। 1 मिनट गंगवानी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जी। आंसर सुन लो आप जी, बोलिए। आंसर सुन लो। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि लोकल पुलिस या राज्य की पुलिस राज्य की पुलिस या लोकल पुलिस उस समय नगण्य हो जाती है, वो सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहती है जब बाहर की एजेंसियां जैसे केंद्र या नेशनल लेवल की एजेंसियां जो रहती हैं जब वो इसकी जांच पड़ताल करती हैं। ठीक है। एनआईए का मतलब ये है कि आप जो लोकल पुलिस है, जो स्टेट की पुलिस है, वो सिर्फ सपोर्ट करेगी, और एनआईए का गठन, एनआईए का एजेंसी का जो अपॉइंट किया गया था वो यूपीए सरकार की तरफ से किया गया था। दूसरी बात ये है, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। एनआईए जांच कर रही है, चलिए ठीक है। जब एनआईए जांच कर रही है तो एसआईटी का क्या मतलब है। चलिए ठीक है, चौहान साहब, गंगवानी जी, चौहान साहब 1 मिनट, बड़ी एजेंसी है। ठीक है 1 मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ चर्चा में गंगेश जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। गंगेश जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो नक्सली समस्या है उसे लेकर के दोनों ही दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। समस्या पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल यह है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। क्या कारण है कि अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है, और हर बार जब भी इस पर चर्चा होती है तो आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। गंगेश जी, समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए ये जी देखिए एलडब्ल्यूई का जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया खाली छत्तीसगढ़ नहीं है, बल्कि करीब से 8-10 या 11 राज्य आते हैं जी। और ये समस्या एक दिन में हल नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका पैरेलल अपना एक सिस्टम खड़ा हुआ है। उस सिस्टम को बातचीत करने के जरिए और सख्त प्रयासों के जरिए, जैसा कि मैं आंध्र प्रदेश में देखता हूँ, वहां पर जो सख्त प्रयास हुए हैं, ग्रेहाउंड फोर्स वहां पर जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी और वहां पर नक्सलियों को लगभग खदेड़ चुकी है पूरे एरिया से, उस तरह के प्रयास की आवश्यकता पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी अभी काफी कुछ कम हुए हैं, लेकिन और बस्तर पूरा अफेक्टेड एरिया है। सरगुजा से तो कम से कम चले गए हैं, नांदगांव वाले क्षेत्र में थे वहां से भी कम हो गए हैं, लेकिन बस्तर अभी भी पूरा अफेक्टेड एरिया है। मेन उनका जो एरिया है बस्तर का जगरगुंडा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा के पास उनका गढ़ है, उस गढ़ में आज तक फोर्स घुस नहीं पाई है। उस गढ़ को जाने वाली एक रास्ता बना था, उसमें 200 बार विस्फोट हुए। मतलब इस तरह की हरकतें वहां नक्सली करते हैं, है ना। तो उनको पूरी सख्ती के साथ ही बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उनको सख्ती के साथ खदेड़ने की आवश्यकता है। चलिए, इस समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर के न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई अन्य ऐसे राज्य हैं जो लगातार परेशान हैं, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। इतना तो तय है कि अब जो ये मुद्दा उठा है 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसे देखते हुए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है दोनों ही दलों को, और दोनों ही दल अपने अपने तरीके से इसे भुनाने में लगे हुए हैं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।